बच्चों, अगर हम फिजिक्स को एक गेम की हेल्प से समझें तो साउंड इंटरेस्टिंग ना? हम एक ऐसी ही चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं। सीरीज का नाम है से माय नेम। बच्चों, एग्जाम ओरिएंटेड फिजिक्स नोट्स, फॉर्मूला शीट्स जो मैंने खुद सैमसंग टैब पर लिखे हैं, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल सकते हैं। ये नोट्स एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं और साथ में एसएल अरोरा, गूगल, इनकी भी हेल्प ली गई है। आपको डिटेल स्क्रीन पर दिख रही होगी। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड अपनी सीरीज से माय नेम को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सीरीज रिवर्स क्वेश्चनिंग टेक्निक पर बेस्ड है और ये टेक्निक स्पेशली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को समझने और सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और हाँ, इससे पहले के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, से द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी गिवन बाय द फॉर्मूला, इज इट वेक्टर और स्केलर? बच्चों, यहाँ पर आपको फॉर्मूले लिखे हुए दिख रहे हैं और डिफाइन लिखी हुई दिख रही है। इसे देखकर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है। ए पार्ट के लिए है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवलिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। फॉर्मूला I upon A means which physical quantity is given by I divided by A, और जिसके लिए हमें डिफाइन भी गिवन है। ये A पार्ट है। B पार्ट में डिफाइन है द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फॉर्मूले से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट, I upon A is equal to J करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है। J is equal to I upon ये A एरिया वेक्टर लिया जाता है और I is equal to J डॉट A, J A cos थीटा। यहाँ आप जो फर्स्ट फिगर देख रहे हैं उसमें करंट डेंसिटी एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन में है। अब सेकेंड फिगर में देखते हैं तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई है और ये करंट से थीटा एंगल पर है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो ऐसे में हम कंपोनेंट लेंगे ए कॉस थीटा करंट की डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ आपको इसकी डायमेंशन भी दिख रही होगी। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है मोबिलिटी, है स्केलर क्वांटिटी। यहां भी आपको इसकी डायमेंशन लिखी हुई दिख रही होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यहां बच्चों आपको ग्राफ दिख रहा है करंट और वोल्टेज के बीच में, जिसमें यहां पर लिखा हुआ है R इज कांस्टेंट। तो ये ग्राफ देखकर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से लॉ की बात हो रही है। तो बहुत ही इजी है ये तो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कंडीशन क्या है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर हम यहाँ पर लेते हैं, अदरवाइज रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, जैसा कि आपको इन दोनों ग्राफ्स में दिख रहा होगा। यहाँ पर है ये ओमिक डिवाइसेस ग्राफ। तो जो ओमिक डिवाइसेस होती हैं उसमें V और I का रेशो जो है वो कांस्टेंट रहता है। R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इसके लिए हम कोई भी वैल्यू लेंगे वोल्टेज और करंट की तो R की वैल्यू सेम ही रहेगी। यही है ओम्स लॉ। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस ग्राफ। तो नॉन ओमिक डिवाइसेस जैसे स्पेशली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं वो नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं, उनमें R कांस्टेंट नहीं रहता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, a metal wire of length L cross sectional area A and resistance R is cut into two equal parts. For each part state the effect on the following quantities. एक मेटल वायर को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि इन क्वांटिटीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बच्चों। चलिए देखते हैं इसका आंसर। रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ। बच्चों, हमें पता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर। तो अब एक वायर है, उसको टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, तो उसकी लेंथ हो गई, अगर पहले ये लेंथ L थी
तो अब लेंथ एक पार्ट की हो गई L/2, तो लेंथ L/2 हो गई, इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता, बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये लेंथ एरिया इन पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट कंडक्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड, अब जब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है तो कंडक्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। वैसे भी इन दोनों का रिलेशन आपको पता ही होगा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। फोर्थ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड, ये लेंथ से इंडिपेंडेंट है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अनचेंज्ड रहेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, से द नेम ऑफ क्वांटिटी डिफाइंड हियर, आपको ये डिफाइन पढ़नी है और बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यहाँ पर बात हो रही है। It is the average velocity with which the electrons or other charge carriers in a conductor move in a definite direction when an external electric field is applied. इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं? जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो बच्चों आंसर देखते हैं इसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ड्रिफ्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, से द नेम ऑफ मटेरियल्स फॉर गिवन ग्राफ्स। आपको बच्चों यहाँ पर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के ग्राफ्स दिख रहे होंगे, इन ग्राफ्स को देखकर आपको बताना है कि ये कौन से मटेरियल्स के लिए हैं। मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर रेजिस्टिविटी के बेसिस पर करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये बार बार। तो आप ये देखिए कि ये फर्स्ट ग्राफ है कॉपर के लिए, मींस ये मेटल के लिए है। मेटल में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, और कोलिजन्स ही तो है रेजिस्टेंस का कारण, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाता है, या कहें रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अलॉय पर टेम्परेचर चेंज करने का, टेम्परेचर बढ़ाने का रेजिस्टिविटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो लगभग स्ट्रेट रहता है। इसीलिए ऐसा होता है कि जो हीटिंग डिवाइसेस होती हैं उनमें अलॉय का यूज किया जाता है। फॉर सेमीकंडक्टर डायोड, अब सेमीकंडक्टर्स में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम हो रही है। टेम्परेचर जब सेमीकंडक्टर्स का बढ़ाया जाता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, या कहें रेजिस्टिविटी कम होने लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, से द नेम ऑफ किरचॉफ रूल शोन बाय इमेज। यहाँ पर आपको ये इमेज दिख रही है, इसको देखकर आपको बताना है कि ये किरचॉफ का कौन सा रूल है। अभी ये बी पार्ट और देख लीजिए, इसको भी देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ के दो ही तो लॉज होते हैं। चलिए देखते हैं आंसर। तो ये किरचॉफ का जंक्शन रूल है। जंक्शन रूल जो करंट पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट एंटरिंग द जंक्शन, इस जंक्शन पर एंटर होने वाला करंट इक्वल होता है करंट लीविंग द जंक्शन। सेम ऐसे ही जो सेकेंड रूल है उसको लूप रूल बोला जाता है, KVL। यहाँ पर किसी एक सर्किट के किसी एक लूप के लिए the sum of all the voltage drop around the loop is equal to 0, sigma V is equal to 0 या फिर sigma IR is equal to 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, से द करेक्ट फॉर्मूला फॉर गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर बच्चों आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको देखकर बताना है कि विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो यहाँ फॉर्मूले देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन है इसमें। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब हम इस आई आर को इस साइड ले आते हैं और इधर ये E माइनस V हो जाता है। तो इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I ये आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आपको इस कॉम्प्लिकेटेड क्यूब सर्किट के लिए बताना है कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, और जैसा यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा है
करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, तो आपको करंट की वैल्यू भी बतानी है। यहाँ पर आंसर गिवन है, ये आंसर कैसे आया वो हम देख लेते हैं। अब ये आप ध्यान रखेंगे कि क्यूब सर्किट कोई भी होगा उसके लिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर ये डायगोनल में है, यहाँ आप देख रहे हैं ना कि एक इसका ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये, हमें इनके बीच में बताना है आर इक्विवेलेंट। 5/6 आर ये होता है, इसको हम याद भी रख सकते हैं कि यही आएगा, लेकिन आता कैसे है हम देख लेते हैं इसको एक बार। तो यहाँ डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो करंट एंटर हो रहा है वो सिमेट्रिकली इधर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ जैसे हमने माना कि 3I करंट एंटर हो रहा है, तो इधर ये I करंट आ गया और फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ा तो I/2 इस तरीके से डिवाइड हो गया इक्वली। तो यहाँ पर हम ऐसे चलते हैं, अब इसमें यहाँ एक लूप ले लेते हैं, हम ये वाला लूप ले रहे हैं और इस वाले लूप के लिए हम किरचॉफ्स लूप रूल लगा देते हैं। हम यहाँ से A से आगे बढ़े हैं, क्वेश्चन में सबके रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम, तो हम रेजिस्टेंस ऐसा करते हैं कि इनिशियली R ले लेते हैं, बाद में उसकी वैल्यू 1 रख देंगे। तो यहाँ से आगे बढ़े -IR, करंट की डायरेक्शन में हम ये वोल्टेज ड्रॉप लेके चल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन अगर हम सारे साइन इसके जस्ट अपोजिट लेते हैं तो भी सेम रिजल्ट आता है। अगर आपने किरचॉफ रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको ये क्लियर होगा। पहले हमने ये वाला रेजिस्टेंस लिया है तो -IR, उसके बाद फिर ये तो -I/2R, फिर आगे आ गए तो यहाँ पर I है ये, तो -IR इक्वल टू -10 वोल्ट। ठीक है, किरचॉफ रूल अप्लाई कर लिया, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, I और R भी दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो IR कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया 1 + 1/2 + 1 इज इक्वल टू 10। तो IR इंटू 2.5 इज इक्वल टू 10। IR इज इक्वल टू 10/2.5। R की वैल्यू रख देते हैं करंट निकालने के लिए, R हमें सारे 1 दिए हुए हैं, इज इक्वल टू 4, तो I इज इक्वल टू आ गया। तो इस तरह से I की वैल्यू 4 एम्पियर आ गई, मींस ये है 4 एम्पियर, तो यहाँ पर कितना हो गया ये 2 एम्पियर, तो जो एंटर कर रहा है वो 3I माना है हमने, तो इसलिए 3I की वैल्यू हो गई 12 एम्पियर। R इक्विवेलेंट V/I से, और I जो एंटर कर रहा है वो कितना है 3I, तो V की वैल्यू 10 है और 3I की वैल्यू 12 है, तो ये आ गया 5/6 ओम। बच्चों ये क्यूब सर्किट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एक अभी सॉल्व किया 5/6R, ये आता है फॉर R रेजिस्टेंस ईच इन द सर्किट। दूसरा फेस क्यूब सर्किट, इसके लिए वैल्यू 3R/4 होती है। ऐसे ही नेक्स्ट ये इसको एज क्यूब सर्किट बोला जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं ना AB, इस एज के लिए हमको R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो इस केस में 7/12R ये आता है। तो फेस वाले के लिए आपने देखा 3/4R, डायगोनल वाले के लिए 5/6R और एज वाले के लिए 7/12R। R इक्विवेलेंट फाइंड करने का ऑल्टरनेटिंग मेथड देख सकते हैं कि सर्किट को इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। A light bulb is rated at 44 watt 220 volt and a table fan is rated 60 watt 110 volt. If each device is connected separately to a 220 volt power supply, which will draw a smaller current? बच्चों यहाँ एक बल्ब है और एक टेबल फैन है, उनकी रेटिंग दी हुई है और हमें बताना है कि जब उन दोनों को 220 वोल्ट से कनेक्ट किया जाएगा तो कौन स्मॉलर करंट ड्रॉ करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम मान लेते हैं पहले लाइट बल्ब के लिए, फॉर बल्ब P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI से I इज इक्वल टू P/V, P 44 और V 220, यहाँ में से काटेंगे तो 4 5 20, ये 5 टाइम में चला जाएगा, 1/5 0.2 एम्पियर का करंट आ जाएगा इसके लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं फैन के लिए, वोल्टेज दी हुई है 110 वोल्ट, लेकिन हमें कनेक्ट कितने से करना है 220 वोल्ट से, इसलिए हम पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो R इज इक्वल टू V² अपॉन P से पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर हम करंट फाइंड करेंगे।
तो 110 इंटू 110 अपॉन 60, ये यहाँ कैंसिल हो गया। बाकी इसको भी इतना ही लिखा रहने देते हैं हम, 11 इंटू 1110 अपॉन 6, और सिंप्लीफाई अभी नहीं करते, क्योंकि जब हम I इज इक्वल टू वी अपॉन आर से इसका करंट निकालेंगे तो यहाँ पर आर की यही वैल्यू रख देंगे। V अब हमें कितना गिवन है, 220 वोल्ट, आर की वैल्यू 11 इंटू 110, और ये 6 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ अब हम देख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स में, और इधर आ गया ये 12/1। तो I फॉर फैन ये आ गया 1.09 एम्पियर, मींस बल्ब स्मॉलर करंट ड्रॉ करेगा। यही पूछा है ना यहाँ पर। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर ही होगा, ऑप्शन बी। J इज इक्वल टू, यहाँ पर ये सिग्मा E, ये है इसकी वेक्टर फॉर्म। J करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। आता कैसे है, चलिए रिलेशन बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, दोनों साइड हम इसमें I और I की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये I अपॉन A ये क्या बन गया, J बन गया। ये IR ये बन गया V, तो V इज इक्वल टू J रो L, इस L को भी हम इधर ले आते हैं, V अपॉन L इज इक्वल टू, और ये जो रो है इसको हम 1 अपॉन सिग्मा लिख देते हैं, क्योंकि रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इक्वल होती है 1 अपॉन कंडक्टिविटी के। अब ये V अपॉन L को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर ये J और अपॉन सिग्मा, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब इन पे वेक्टर्स लगा देते हैं, तो इस तरीके से ये वेक्टर फॉर्म आ जाती है ना इजी। तो बच्चों इस तरह से हमने सेम आइनम सीरीज में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन रिवर्स टेक्निक से कंप्लीट कर लिए हैं फॉर चैप्टर 3। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।